हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं। वही कन्वेंशनल मेथड, वही नोट्स, वही एनसीईआरटी, वही मॉड्यूल। अब आपको ज़रूरत है एक नए टेक्निक की, आपको एक ज़रूरत है एक नए मेथड की। तो क्या आप सोच रहे हैं, क्या ऐसा कोई मेथड है, कोई ऐसी टेक्निक है जो आपकी तैयारी को एफिशिएंट बना दे, जो आपकी तैयारी को ईजी कर दे? क्या ऐसा कोई मेथड है? हाँ, जरूर है। आज हम उसी मेथड को लेके आपके सामने हैं। और वो मेथड है क्या, उस मेथड को सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आप कहोगे कि ये कौन सा मेथड आ गया? ये मेथड है टॉर्क टेक्निक। टॉर्क टेक्निक? अब आप सोच रहे होगे हद हो गई, टॉर्क तो फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते हम परेशान हो गए, अब ये बॉटनी में नया टॉर्क कौन सा आ गया जी? घबराओ मत, नया टॉर्क ये बॉटनी में कोई टॉर्क है नहीं एक्चुअल में, ये जस्ट एक एक्रोनिम है। क्या है एक्रोनिम? आप देखो, ये एक्रोनिम है टॉर्क, TORQUE। अब ये टॉर्क का मतलब क्या है बच्चे? टॉर्क का मतलब है थ्योरी, ऑब्जर्वेशन एंड रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो है, पर एनसीईआरटी को ऑब्जर्व नहीं किया है, आपने टॉर्क नहीं लगाया। एनसीईआरटी भी चाहती है कि टॉर्क के साथ आप पढ़ाई करो। अब आप कहोगे कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में कि टॉर्क के साथ पढ़ाई करो? लिखा है, आपने देखा नहीं है। आपने बार बार देखा होगा कि एनसीईआरटी के हर चैप्टर में 3-4 पैरा के बाद या 1-2 पेज के बाद हर चैप्टर में कुछ इटैलिक्स में चीजें लिखी हुई है। और जितने भी इटैलिसाइज चीजें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, दे आर फुल ऑफ व्हाई एंड हाउ, व्हाट। आप देखोगे बार बार व्हाई दिस इज सो, व्हाई इट इज सो, हाउ इट इज। अब ये हाउ और व्हाई ये बिना ऑब्जर्वेशन के हो सकता है क्या? तो एनसीईआरटी खुद चाहती है कि आप टॉर्क के तरह से, टॉर्क टेक्निक लगा के पढ़ाई करो। आप जो है कि टेक्स्ट को न सिर्फ रीड करो, बल्कि टेक्स्ट को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्वेशन के साथ रिवीजन करो। लेकिन अब ये टॉर्क टेक्निक काम कैसे करेगा? ये क्वेश्चन के थ्रू आपके टेक्स्ट को ऑब्जर्व कराएगा और रिवाइज कराएगा, जो आपकी तैयारी को न सिर्फ एफिशिएंट करेगा, बल्कि बड़े से बड़े सवालों को ऐसे चुटकी में सॉल्व करेगा। आप देखोगे कि ये टॉर्क टेक्निक काम कैसे करता है बॉटनी में। तो हम बिना देर किए हुए आते हैं टॉर्क टेक्निक कैसे काम करता है क्वेश्चन के थ्रू। जल्दी से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जल्दी से आप 30 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर सोच लो। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ऑप्शन है नॉट रिलीज्ड फ्री इन द सेल, released in a series of slow stepwise reaction controlled by enzymes, trapped as chemical energy in the form of ATP, और फोर्थ ऑप्शन है all of these। आपके पास 30 सेकंड है, सोच लो टॉर्क के पहले और टॉर्क के बाद क्या फर्क होगा, आप खुद देखोगे। सोच लिया? आओ अब टॉर्क लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम अगर देखें तो हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए अगर, तो सबसे पहले सेल में सेलुलर एनर्जी का स्टेटस देखो। सेल में जो सेलुलर एनर्जी है उसका क्या स्टेटस है, कैसे सेल में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बेटे आप सबको पता है कि एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है? सन। अब जब सन से एनर्जी किसके पास आती है? सन से एनर्जी आती है कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड में, C6H12O6। अब सन की जो रेडिएंट एनर्जी है फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी किस में आ गई? कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड्स में आ गई, और कार्बोहाइड्रेट के कार्बन कार्बन बॉन्ड में एनर्जी आ गई। अब ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड में एनर्जी है, क्या ये एनर्जी एक स्टेप में रिलीज होती है सेल में? क्या ये एनर्जी फ्री रिलीज होती है सेल में? नहीं। पहले सोचो कि अगर ये एनर्जी फ्री रिलीज हो जाए तो क्या होगा। अगर ये एनर्जी फ्री रिलीज हो जाए, आपको पता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का साइंस, कि एनर्जी को कुछ न कुछ काम चाहिए करने को। अगर एनर्जी काम नहीं करती, एनर्जी को कोई कर्म करने को नहीं मिलता, तो एनर्जी क्या होगी? हीट के रूप में डिसिपेट होगी। और जब एनर्जी फ्री रिलीज होगी तो वो एनर्जी क्या करेगी? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जापान वालों से जाके पूछो। जापान में हुई थी बॉन्ड एनर्जी फ्री एक बार रिलीज, क्या हश्र हुआ जापान में, आपसे छुपा नहीं है। तो उसी तरह से अगर सेल के अंदर ये बॉन्ड एनर्जी, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी फ्री रिलीज हो जाए तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। सेल के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो
जो सेल के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, उन सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस का डायनेमिक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सबका इक्विलिब्रियम बदल जाएगा, भगदड़ मच जाएगी उस सेल के अंदर। और जब भगदड़ मच जाएगी सेल के अंदर तो क्या बढ़ जाएगी, सेल की एंट्रोपी जो होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और जब एंट्रोपी सेल के अंदर बढ़ जाएगी तो जितने बायोकेमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, और अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो सारा का सारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि मर मर के सन जो है कि जल जल के एनर्जी बना रहा है, और उस एनर्जी को, उस बॉन्ड एनर्जी को ऐसे ही फ्री में जो है कि रिलीज कर दे, ऐसे ही जो है कि फ्री रिलीज कर दे, तो वो क्या करेगा, गुस्सा नहीं करेगा। गुस्सा करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म का सारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इसका मतलब एनर्जी फ्री रिलीज नहीं होती है। तो एनर्जी जब फ्री रिलीज नहीं होती तो एनर्जी छोटे छोटे स्टेप वाइज, छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में एनर्जी रिलीज होती है। अब मैनेजेबल स्टेप में एनर्जी कैसे रिलीज होगी, तो बेटे देखो यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी है, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी है। अब ये ग्लूकोज की एनर्जी, सबसे पहले ग्लूकोज टूटेगा, और ये ग्लूकोज किस में टूटेगा। अब देखो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप शुरू हो चुका है, यानी कि अब छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप में एनर्जी कैसे रिलीज होती है। ग्लूकोज से सबसे पहले क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। अब ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, और इससे 3 कार्बन कंपाउंड क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड बन गया। अब ये जो 3 कार्बन पायरुविक एसिड है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। आप सबको पता है ये प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है, इस ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल NaDH2 का बनेगा, 2 मॉलिक्यूल NaDH2 बना। फिर जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का फर्दर फेट डिपेंड करेगा कि सेल में ऑक्सीजन है या नहीं, और सेल में एनर्जी की नीड कितनी है। अगर सेल में ऑक्सीजन हुआ और सेल को एनर्जी की जरूरत ज्यादा हुई तो यही पायरुविक एसिड अब जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और ये बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेटे लिंक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से क्या बनेगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NaDH2 का बनेगा, 2 NaDH2 यहाँ पे बन गया, समझो बात को। फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ पे चला गया, अब ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में जाकर के क्रेब्स साइकिल में इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और जब क्रेब्स साइकिल में ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा तो एक टर्न में क्रेब्स साइकिल के ये 3 NaDH2 बनाएगा, और इसमें एक FADH2 बनेगा। क्या बनेगा, एक FADH2। 3 NaDH2, NaDH भी चलेगा, 3 NaDH2 और एक FADH2 का फॉर्मेशन होगा एक टर्न क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब यहाँ पे देखो कि ग्लूकोज की जो एनर्जी है, यानी कि जो एनर्जी कार्बन कार्बन बॉन्ड में एनर्जी है ग्लूकोज के अंदर, वो एनर्जी अब जगह जगह पे स्टेप्स, कई सारे स्टेप्स में ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, NaDH2 और FADH2 के फॉर्म में रिलीज हो रही है। टोटल ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स हैं, एक स्टेप जो है लिंक रिएक्शन का हो गया, और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में टोटल 10 स्टेप्स हैं। यानी कि ये जो ग्लूकोज है, अब वो एक स्टेप में एनर्जी रिलीज नहीं किया, ग्लूकोज से एनर्जी 10 स्टेप ग्लाइकोलिसिस, एक लिंक रिएक्शन, और 10 स्टेप जो है वो क्रेब्स साइकिल। उसके बाद जितने भी NaDH2 और FADH2 बने हैं, ये सारे के सारे NaDH2 और FADH2 ETS में जाते बेटे, और उस ETS के अंदर, उस ETS में टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और 5 कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ETS में अब ये सारे के सारे ATP के जो इक्विवेलेंट्स हैं, ये सारे ATP इक्विवेलेंट्स अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, और उस एनर्जी को ट्रैप कौन करता है, ADP करता है। कौन करता है, ADP। मींस कि सारे ATP के इक्विवेलेंट्स जो NaDH2 और FADH2 अलग अलग स्टेप्स पे बने हैं, वो सारे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं इन ETS में 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, अभी डिस्कस करेंगे इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। और इन 5 कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और वो एनर्जी को ट्रैप कौन करता है, ADP करता है। देखो ADP एनर्जी क्यों ट्रैप करता है, क्योंकि ADP के पास ऑलरेडी एक फॉस्फेट है,
और एक टर्मिनल फॉस्फेट आ जाता है और उस टर्मिनल फॉस्फेट को लेके ये बन जाता है एटीपी, और ये एटीपी जो है अवेलेबल रहता है फॉर एवरी टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक वैसे ही जैसे क्या हुआ कि जब स्वर्ग से गंगा जी का अवतरण हुआ था तो इतना स्पीड था, इतना वेग था उनके अंदर कि उनके वेग को कोई संभाल नहीं सकता था, तो लोग गए महादेव के पास, क्योंकि शक्ति को संभालने की क्षमता किसके पास थी? महादेव के पास थी। महादेव इज इक्विवेलेंट टू एडीपी, और महादेव ने क्या किया? अपने जटा में गंगा जी को धारण कर लिया और सबके लिए अवेलेबल हो गए, चाहे वो राक्षस हो, देवता हो, कोई भी हो। थोड़ा सा आंख बंद किया, महादेव को बुलाया, पहुंच गए एटीपी। यानी कि सेलुलर महादेव कौन है? एडीपी। और ये एडीपी ने कहां पे धारण किया एनर्जी को? तो अपने टर्मिनल फास्फेट में। बेटे इस टॉर्क से आपको क्या पता चला कि जो एनर्जी को ट्रैप करता है वो क्या कोई भी मोनोन्यूक्लियोटाइड कर लेता है या एडीपी करता है? एडीपी करता है। और एडीपी एनर्जी को ट्रैप कहां पे करता है? अपने फर्स्ट फास्फेट में करता है बॉन्ड में, या टर्मिनल फास्फेट के बॉन्ड में करता है। तो टर्मिनल फास्फेट का जो बॉन्ड होता है उस टर्मिनल फास्फेट में एडीपी एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप करता है, और फाइनली क्या बन जाता? एटीपी बन जाता। और वो एटीपी महादेव की तरह से सबके लिए अवेलेबल है, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो, अच्छा काम हो, बुरा काम हो, कोई भी हो, बुला लिया, एटीपी पहुंच गया एनर्जी देने को, कह दिया तथास्तु। क्या समझे? अब इसके बाद अब वापस आ जाओ उसी क्वेश्चन पे, और फिर आप देखो कि आंसर क्या निकलता है, टॉर्क के पहले और टॉर्क के बाद। आ गया? नॉट रिलीज्ड फ्री इन द सेल। हाँ, फ्री सेल में रिलीज नहीं होता, एक स्टेप में रिलीज नहीं होता, सीरीज ऑफ स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कौन? महादेव, एटीपी। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो अब बताओ टॉर्क के बाद जो आपके आंसर आए वो आंसर इजीली, आसानी से, और कितने सारे आपको जो है कि इसमें पता चला कि अब देखो तो टोटल कितने स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो टोटल स्टेप जो है वो कितने हो गए? ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप, एक लिंक रिएक्शन, 10 क्रेब्स साइकिल और 5 ईटीएस के कॉम्प्लेक्सेस, टोटल कितने हो गए? 26 आपके 2026 नीट के लिए ये टॉर्क बहुत कामयाब होने वाला है। इस टॉर्क से आपको जो है कि फायदा कैसे होगा अभी आप देखते चलोगे अगले सफर में जब चलोगे। चलो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हम चलते हैं अगले सफर, इस सफर पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी of the following statements are true for the process of glycolysis। ग्लाइकोलिसिस के लिए इसमें से कितने स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? तो सबसे पहले कुछ ग्लाइकोलिसिस के अबाउट आप जानो कि आपने ग्लाइकोलिसिस के तो बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस के सारे रिएक्शन को पढ़ा है, खूब रटा है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस की कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं कुछ बातें बताऊं कि समथिंग अबाउट ग्लाइकोलिसिस। पहली चीज, ग्लाइकोलिसिस इज मोस्ट एंशिएंट मेटाबॉलिक पाथवे नोन, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस जो है वो आर्की बैक्टीरिया से लेकर के और मैमल्स तक सबके अंदर होता है, तो सबसे एंशिएंट मेटाबॉलिक पाथवे है। और अगर कोई पाथवे आर्की बैक्टीरिया से लेकर और मैमल्स तक है तो वो सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होगा। दूसरी बात, ग्लाइकोलिसिस इज हाईली कंजर्व्ड मेटाबॉलिक पाथवे विद ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ खत्म, बहुत कुछ बाद में आया, लेकिन ग्लाइकोलिसिस जो है वो शुरू से लेकर अंत तक क्या हुआ? पड़ा रहा। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। दूसरा, ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स होते हैं, 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। और ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस में किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में टूटता है। अब देखो यहाँ पे कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही हुआ ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे बात समझिए कि ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बना तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इसका मतलब ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है कितने मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। बिकॉज पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन है, ग्लूकोज 6 कार्बन है, इसका मतलब कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कह रहे कि एटीपी सिंथेसाइज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पीईपी टू पायरुविक एसिड। अब यहां पे देखो सिंपल सी बात है,
पीईपी, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड से बन रहा है पायरुविक एसिड। इसका मतलब कि इस रिएक्शन में, यहीं पे ये स्टेटमेंट पता चल जाएगा, इस रिएक्शन में फॉस्फेट जो है लूज हो रहा है। फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड क्या बना? पायरुविक एसिड। ये रिएक्शन क्या होके पायरुविक एसिड बना रहा है? कुछ लेके या कुछ खोके? खोके। क्या खो रहा है? फॉस्फेट खो रहा है। और अगर फॉस्फेट खो रहा है तो कोई लेने वाला चाहिए। अब साफ साफ यहां पे दिखाई दे रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बन रहा है। इसका मतलब ये डीफॉस्फोरिलाइज हो रहा है। अगर ये डीफॉस्फोरिलाइज हो रहा है तो कोई यहां लगे हाथ फॉस्फोरिलाइज होगा, तो कौन होता है? एडीपी होता है। और एडीपी किस में कन्वर्ट होता है? एटीपी में। दैट मीन्स कि जब पीईपी पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो निश्चित रूप से एक मॉलिक्यूल क्या बनेगा? एटीपी का बनेगा। ये भी सही हो गया। इसका मतलब कि ये चारों स्टेटमेंट्स इसमें सही अभी तक। आओ फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं कि 2 ऑक्सीडेशंस एंड 2 डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स। आपने अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं भी पढ़ा है अभी, और आपने ग्लाइकोलाइसिस नहीं भी देखा, हालांकि पढ़ा होगा आपने, अभी तब तो कितने टाइम रह गया, तो आपने कई बार पढ़ा है, पर इस स्टेटमेंट से ही आप पकड़ लेंगे कि ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट रहा है। यहां पे 6 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन। इसका मतलब कोई कार्बन जो है कि लूज नहीं हुआ है। तो ऑक्सीडेशन तो हुआ है यहां पे देखेंगे, लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ, क्योंकि कोई CO2 नहीं निकला। अगर CO2 निकलता तो यहां पे 6 कार्बन और यहां पे 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन बढ़ा हुआ है, CO2 निकलता तो ये 3 कार्बन कंपाउंड नहीं बनता, कुछ और बनता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में अब स्टेटमेंट कौन कौन से सही है? तो ए, बी, सी और डी ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट ई है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो टोटल करेक्ट स्टेटमेंट कितना हो गया? 4। आओ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ये क्वेश्चन है कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटेलाइज्ड बाय। अब ये जो रिएक्शन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप का। अब इसमें ऑप्शन है हमारे पास एल्डोलेज, हेक्सोकाइनेज, इनोलेज और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप देखो इस क्वेश्चन में कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन का होता है। यहाँ पे एटीपी अपना फॉस्फेट किसको दे दिया? एटीपी अपना फॉस्फेट दे दिया ग्लूकोज को, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। लिसन, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ये जो रिएक्शन है सेकेंड वाला, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल होना ही चाहिए, इसलिए कि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज सेल से बाहर डिफ्यूज हो जाएगा। पर जैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, चार्ज जो है चेंज हो जाएगा। फॉस्फेट की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेल से डिफ्यूज नहीं होगा, सेल से बाहर नहीं निकलेगा, और ये रिएक्शन यहाँ पे लॉक हो जाएगा। एक बार जब रिएक्शन लॉक हो गया तो अब इस पे फर्दर जो ऑक्सीडेशन के स्टेप्स हैं वो इजीली कैरी आउट हो सकेंगे, अदरवाइज ग्लूकोज वापस सेल से बाहर चला जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज देखो कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बन रहा है, यहाँ पे एटीपी का फॉस्फेट ग्लूकोज को जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगी वो एंजाइम होगी ट्रांसफरेज ग्रुप की एंजाइम, और ये ट्रांसफरेज ग्रुप की जो एंजाइम होती है वो एंजाइम होती है काइनेज एंजाइम। यहाँ पे काइनेज काम करती है, पर ये जो काइनेज एंजाइम है ये हेक्सो शुगर पे काम करती है, तो इसको हम कहेंगे हेक्सोकाइनेज। सो अब आंसर क्या होगा कि दिस फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम हेक्सोकाइनेज। अब देखो यहाँ पे एक और फॉस्फोराइलेशन का स्टेप है। उस स्टेप में जो एंजाइम काम करती है यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करती है। यहाँ पे PFK फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ये एंजाइम एक्ट करती है। ये एंजाइम भी हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये भी हेक्सो शुगर पे काम कर रही है, पर ऑलरेडी फॉस्फोराइलेटेड हेक्सोज पे काम कर रही है, ऑलरेडी फॉस्फोराइलेटेड फ्रक्टोज पे काम कर रही है। दैट्स व्हाई दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज।
अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है ग्लाइकोलिसिस की, इसको हम कहते हैं पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का जो पेस है, जो रेट है, उस रेट को यही एंजाइम डिटरमाइन करती है, सो दैट दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और ये एंजाइम जो है वो रेगुलेटरी एंजाइम है और ये रेट्स को रेगुलेट करती है ग्लाइकोलिसिस के। तो इस क्वेश्चन में आंसर हमारा बनेगा बेटा हेक्सोकाइनेज। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिटिक पाथवे फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आपके पास ऑप्शन है चारों, आप 30 सेकंड में देखो और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देख लिया, आ जाओ। अब देखो कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज, डायरेक्टली सिंथेसाइज। सी, एटीपी सिंथेसिस का जो सबसे बड़ा साइंस है वो क्या है कि एटीपी की जो मेजर सिंथेसिस एटीपी की कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ईटीएस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू होती है। पर अगर किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट के लेवल पे एटीपी की सिंथेसिस होगी तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस। अब यहां पे देखें तो ग्लाइकोलिसिस में दो स्टेप्स ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज होती है, जहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। बेटा फॉस्फोरिलेशन दैट मींस कि ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जहां पे फॉस्फेट जाएगा वो फॉस्फोरिलाइज होगा और जहां से जाएगा वो डीफॉस्फोरिलाइज होगा। यहां पे दो स्टेप्स हैं फॉस्फोरिलेशन के। पहला, कन्वर्जन ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब अगर हम देखें इस रिएक्शन को तो इस रिएक्शन में इस जगह पे दो फॉस्फेट्स हैं, फर्स्ट कार्बन पे भी है और थर्ड कार्बन पे भी है। अब यहां पे जो फॉस्फेट है सिर्फ एक कार्बन पे फॉस्फेट रह गया, दैट मींस कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने अपना फॉस्फेट दे दिया, किसको दे दिया, एडीपी को दिया, और एडीपी गेट कन्वर्टेड इनटू एटीपी। दैट मींस कि इस रिएक्शन में एडीपी का फॉस्फोरिलेशन हुआ और एटीपी बन गया और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का यहां पे डीफॉस्फोरिलेशन हुआ। दोनों रिएक्शन साथ साथ चलेगा। जैसे यहां पे अगर डीफॉस्फोरिलेशन होगा तो किसी का फॉस्फोरिलेशन होगा, मींस ये फॉस्फेट देगा, ये फॉस्फेट लेगा, बन जाएगा एटीपी में। दूसरा फॉस्फोरिलेशन जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, ये जो लास्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का वहां पे हो रहा है। यहां पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो रहा है पाइरुविक एसिड में, अपना फॉस्फेट किसको दिया, एडीपी को दिया और एडीपी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। सो इस दोनों स्टेप पे फॉस्फोरिलेशन होता है, लेकिन ये रिएक्शंस दो बार चलता है क्योंकि इसके दो दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो दो एटीपी यहां पे बनेगा, दो एटीपी यहां पे बनेगा। एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में डायरेक्ट एटीपी की सिंथेसिस जो होगी वो 4 होगी, 2 यहां पे होगी और 2 यहां पे होगी। लेकिन नेट गेन जब पूछेगा तो आपको पता है कि शुरू में ही 2 एटीपी का कंजम्पशन हुआ है, एक जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, तो 2 एटीपी वहां पे कंज्यूम हो गई, 4 एटीपी डायरेक्टली सिंथेसाइज हुई। इसलिए नेट गेन जो बोलते हैं हम कितना बोलते हैं बेटा, नेट गेन यहां पे होगा 2 एटीपी का, नेट गेन 2 एटीपी। पर अगर हम कहें कि जो डायरेक्ट फॉस्फोरिलेशन से सिंथेसिस होती है वो कितनी होगी, 4 एटीपी की सिंथेसिस होगी। इसलिए आपके दिमाग में बात आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोलिसिस does synthesis of NADH plus H positive takes place। मीन्स कि यहां पे आप देखो कि ग्लाइकोलिसिस के कुछ स्टेप्स दिए हैं ऑप्शंस में, पूछ रहा है कि इनमें से किस स्टेप में NADH2 यानी कि NADH plus H पॉजिटिव की सिंथेसिस होती है। तो इन 4 ऑप्शंस में से किस स्टेप में NADH plus H पॉजिटिव की सिंथेसिस होगी। अब इस क्वेश्चन को हम देखिए, फिर से हमको ग्लाइकोलिसिस देखनी पड़ेगी। आप देखो यहाँ पे कि ये जो ग्लाइकोलिसिस का ये जो स्टेप है, अब स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है अगर देखें इस रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे एल्डिहाइड है
और यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे एसिड है, ग्लिसरिक एसिड है, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इस यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेंट भी चाहिए, और ऑक्सीडेंट जो होगा वो क्या करेगा कि वो खुद रिड्यूस होगा और बदले में किसी को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेंट जो होता है वो NAD होता है, बिकॉज इसे ऑक्सीडाइज होने के लिए ये जो वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इसे ऑक्सीडाइज होने के लिए हाइड्रोजन यानी रिडॉक्स जो इक्विवेलेंट है उसे डोनेट करना पड़ेगा। उस हाइड्रोजन को, उस रिडॉक्स इक्विवेलेंट को कौन पिक करेगा, NAD पिक करेगा, और NAD इससे हाइड्रोजन लेके खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH+ H पॉजिटिव में। दैट मीन्स कि ग्लाइकोलिसिस का ये जो स्टेप है, ये स्टेप ऑक्सीडेशन का स्टेप है। लिसन, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का ये, अभी हम आपको बताते हैं। आप भी जो कि दंग रह जाएंगे कि ये हमने क्यों नहीं देखा अभी तक, इस बात को क्यों नहीं समझा। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनता है, ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे NAD गेट कन्वर्टेड इनटू NADH2। दैट मीन्स कि इसी स्टेप में जब कहां से कहां बोलो, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है, तो यहीं पे क्या होता है, यहीं पे ऑक्सीडेशन होता है और NAD का रिडक्शन होता है और NADH2 की सिंथेसिस होती है। बट ये रिएक्शन बहुत बार आपने देखा, इस रिएक्शन में दो रिएक्शंस यहां पे अगर हम देखें तो दो रिएक्शंस यहां पे मर्ज्ड। कैसे दो रिएक्शन मर्ज्ड है, यहां पे देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सिर्फ एक फॉस्फेट है यहां पे, पर यहां पे दो फॉस्फेट आ गया, पर इस रिएक्शन में कोई फॉस्फेट दिखाया नहीं। यहां पे सिर्फ एक फॉस्फेट है, यहां पे दो फॉस्फेट आ गया। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे ये जो 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, पहले ये क्या हुआ, फॉस्फोरिलाइज हुआ। दैट मीन्स कि पहले यहां पे फॉस्फेट आया, वो फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, और फिर 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ और फिर 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। दैट मीन्स कि इस रिएक्शन में दो रिएक्शंस मर्ज है। एक रिएक्शन है फॉस्फोराइलेशन का और दूसरा रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन का। याद रखना, इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सवाल दो तरह से पूछता है, कहता है कि विच ऑक्सीडेशन इज द कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो ग्लाइकोलिसिस में ये पहला ऑक्सीडेशन का स्टेप आपके सामने दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेप यही है, कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मोर एक्यूरेटली इट इज कन्वर्जन ऑफ 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड टू 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बिकॉज पहले ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है, फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है और फिर क्या बन जाता है, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। इसका मतलब कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पहले फॉस्फोरिलाइज हुआ, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाया, फिर उसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब अगर ये सवाल पूछता है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का या 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का, दोनों में से एक सेलेक्ट करना होगा, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जब 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, तो NAD NADH2 में कन्वर्ट होता है। पर अगर ऑप्शन में ये ना रहे तो आपका आंसर, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिखाया है, आपका आंसर क्या होगा कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, NAD get reduced to NADH2 and this molecule get oxidized to 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो NCERT ने इस रिएक्शन को मेंशन क्यों नहीं किया। अब ये समझना है, तो मेंशन इसलिए नहीं किया
कि ये जो रिएक्शन है फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये रिएक्शन नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है। और अगर इस रिएक्शन को एक सेपरेट स्टेप मेंशन किया होता है एनसीईआरटी ने, तो टोटल स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के कितने हो जाते, 11 स्टेप्स हो जाते। और 11 स्टेप्स हो जाते तो एनसीईआरटी खुद की बातों से एनसीईआरटी को पीछे हटना पड़ता, क्योंकि एनसीईआरटी क्या कहती है, ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व्स 10 एंजाइमेटिक स्टेप। और इसको ना देने के पीछे एक और कारण है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, पर इट इज ओनली नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो अब आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझनी है कि ग्लाइकोलिसिस में कौन सा रिएक्शन नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, और वो नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो कौन सा है, कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और जो फर्स्ट कॉमन रिएक्शन कौन है, तो फर्स्ट कॉमन रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन हो गया, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये दोनों क्वेश्चन यहां पे जो है कि मर जाए, इन दोनों क्वेश्चन को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस होता है। What happens to the hydrogen atom that are removed during its oxidation? क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है वो क्या होता है, कहां पे जो है कि यूज होता है। तो अभी अभी हमने रिएक्शन देखा है, वही सेम जो है कि रिएक्शन यहाँ पे पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जो हाइड्रोजन रिमूव होता है वो किसके पास जाता है, NAD के पास जाता है, और NAD को किस में कन्वर्ट कर देता है, NADH2 में कन्वर्ट कर देता है। मींस कि इसका ऑक्सीडेशन होता है और इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दे रिड्यूस NAD, दे ऑक्सीडाइज NAD, दे आर ट्रांसफर टू पायरुविक एसिड, दे रिड्यूस टू FAD। जल्दी से बोलो, आंसर विल बी, आंसर क्या होगा, दे रिड्यूस NAD। ये NAD को रिड्यूस करता है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, NAD के पास आएगा, NAD को NADH2 में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के विद रिस्पेक्ट कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, तो क्या करें, देयर आर 3 पॉइंट्स इन क्रेब्स साइकिल where NAD is reduced to NADH2। अब जरा क्रेब्स साइकिल को हम देख ले तो पता चलेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये हमारे सामने क्रेब्स साइकिल है। देखो क्रेब्स साइकिल शुरू कहां से होती है, क्रेब्स साइकिल शुरू हो रही है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, पहले पूरा आप ना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो रिएक्शन हो रहा है उसको देखें कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, वहां से पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट मींस कि साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने वाला मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में एक 2 कार्बन एक्टिव एसीटेट है जो कि सबस्ट्रेट एंट्रेंट है क्रेब्स साइकिल के अंदर, और ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। सो क्रेब्स साइकिल में एंटर करने वाला मॉलिक्यूल कितने कार्बन होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और ये 2 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए एक्टिव एसीटेट 2 कार्बन विच इज द सबस्ट्रेट एंट्रेंट ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, फर्स्ट मेंबर जो क्रेब्स साइकिल का है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, इस ऑक्सैलोएस्टिक एसिड से कंबाइन करता है 4 कार्बन ऑक्सैलोएस्टिक एसिड 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम में फर्स्ट जो है कंपाउंड जो बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है सिट्रिक एसिड बनता है। यहीं पे बच्चे जो है कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब सवाल पूछता है कि एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल जैसे ही बोलते हैं बच्चे क्या लगाते हैं, सिट्रिक एसिड। नो, सिट्रिक एसिड इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है, लेकिन फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल जहां से क्रेब्स साइकिल शुरू होती है वो कौन सा होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो आप देखो कि 3 पॉइंट्स है जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये देखो 3 पॉइंट्स हैं क्रेब्स साइकिल में जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि टोटल ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल में जो है वो 4 जगह पे होता है, जिसमें से 4 जगह पे ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसमें से 3 ऑक्सीडेशन जो है वो NAD डिपेंडेंट है और 1 ऑक्सीडेशन जो है वो FAD डिपेंडेंट है, याद रखना। यानी टोटल ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल में 1 टर्न जो क्रेब्स साइकिल का होता है उसमें टोटल ऑक्सीडेशन कितने होते हैं, 4 ऑक्सीडेशन स्टेप्स होते हैं, राइट।
अब ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेप्स जो होते हैं बच्चे वो डिहाइड्रोजिनेशन के स्टेप्स भी होते हैं। तो देयर आर 4 ऑक्सीडेशन आउट ऑफ विच 3 डिपेंडेंट और एनएडी और एक एफएडी डिपेंडेंट होता है। दूसरी बात कि क्रेब्स साइकिल के एक टर्न में जो डीकार्बोक्सिलेशंस होते हैं वो 2 डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं, और ये दोनों सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं या अल्टरनेट होते हैं, सवाल पूछता है तो सक्सेसिव होते हैं। बैक टू बैक डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी एक डीकार्बोक्सिलेशन इमीडिएटली दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन होता है। सो इन वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल देयर आर 4 ऑक्सीडेशन स्टेप्स, जिसमें 3 NAD डिपेंडेंट, एक FAD डिपेंडेंट, 2 डीकार्बोक्सिलेशन, सबस्ट्रेट एंट्रेंट इज 2 कार्बन एक्टिव एसीटेट, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल इज ऑक्सैलोसिक एसिड एंड फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज सिट्रिक एसिड। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारे पास हो गया क्रेब्स साइकिल का एक ओवरलुक, बर्ड आई व्यू। अब आ जाओ क्वेश्चन पे कि कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट क्रेब्स साइकिल। There are 3 points in the cycle where NAD reduced to NADH. Yes, 3 पॉइंट्स हैं। ये देखो, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है। ये तो सही हो गया। 3 पॉइंट है जहां पे NAD NADH2 में रिड्यूस होता है। There is 1 point in the cycle where FAD is reduced to FADH2. Exactly, एकदम सही है। एक पॉइंट है जहां पे FAD FADH2 में कन्वर्ट होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज। अब यहां पे देखो कि यहां पे ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिक एसिड जो है, इसके बीच में एक और रिएक्शन मर्ज है जो कि एनसीईआरटी ने दिखाया नहीं है कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से पहले सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है, और जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है तो उसी जगह पे एक मॉलिक्यूल क्या बनता है, जीटीपी बनता है। अच्छा, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो जीटीपी बना है, ये जीटीपी इमीडिएटली अपना फॉस्फेट जीडीपी को दे देता है, और जीडीपी जो है वो किसमें, जीटीपी अपना फॉस्फेट एडीपी को देता है। किसको देता है बेटा, एडीपी को। तो जीटीपी बना जो इस रिएक्शन में ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड, तो जीटीपी अपना फॉस्फेट दिया एडीपी को, और एडीपी इमीडिएटली किसमें कन्वर्ट हो गया, एडीपी इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। यहां पे कपल रिएक्शन चल रहा है, मींस कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जीडीपी कन्वर्टेड इनटू जीटीपी, और जीटीपी अपना फॉस्फेट एडीपी को दिया, एडीपी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। पूछो क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो एनर्जी के लिए अवेलेबल मॉलिक्यूल होता है हर काम के लिए, वो कौन होता है, एटीपी होता है। जीटीपी हर रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। जो सबके लिए अवेलेबल है, सर्वसुलभ जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, एटीपी है, जो सबके लिए अवेलेबल होता है। तो ये जीटीपी भी किसमें कन्वर्ट हो गया, एटीपी में कन्वर्ट हो गया, और एटीपी एनर्जी करेंसी के रूप में सेल के अंदर चली जाती है। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। अब क्या कह रहा है कि द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड। देखो यहां पे गलत है। क्या गलत है कि नो डाउट ये रिएक्शन स्टार्ट होता है, साइकिल स्टार्ट होता है ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, पर एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन जो है वो पायरुविक एसिड के साथ नहीं होता। किसके साथ होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर विल बी 4। चलो अब सफर पे आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट व्हिच is located in inner mitochondrial membranes in eukaryotes and in cytosol in prokaryote, this enzyme E। अब देखो कि ऑल द एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये एक सिंपल सा, ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जाता है कि सारी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक्सेप्ट वन एंजाइम, और वो एंजाइम कौन सी होती है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है HDS, ये एंजाइम जो होती है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अटैच होती है। सो ओनली मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम इन क्रेब्स साइकिल इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बाद बाकी सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। तो आंसर विल बी 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब बेटा यहां पे मैच करना है हमें। अब आपको इनके लोकेशंस पता चल चुके हैं, और लोकेशन पता है तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे
सिट्रिक एसिड साइकिल। अब सिट्रिक एसिड साइकिल का लोकेशन क्या होता है? तो सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। यहाँ पे थोड़ी सी बात समझो, जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन की वेरियस स्टेप्स है उसमें क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन शुरू होता है ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट बना पायरुबिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरुबिक एसिड बने, पायरुबिक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहां पे लिंक रिएक्शन चलता है, उस लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, और क्रेब्स साइकिल में डिफरेंट तरह के क्या बनते हैं? एटीपी इक्विवेलेंट्स बनते हैं, NADH2 और FADH2, और वो सारे एटीपी इक्विवेलेंट्स जो ग्लाइकोलिसिस में बने, लिंक रिएक्शन पे बने, और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यानी क्रेब्स साइकिल में बने, सारे के सारे एटीपी इक्विवेलेंट्स ETS में, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलती है, वहां पे जाके ऑक्सीडाइज होते हैं, वहां पे एटीपी जनरेट करते हैं। तो आपके पास लोकेशन सारे क्या आ गया? सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ग्लाइकोलिसिस सबको पता है साइटोप्लाज्म में। अच्छा, अगर साइटोप्लाज्म की जगह साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में से एक चुनने को दे देगा तो बेटर आंसर क्या हो जाएगा? साइटोसोल। लेकिन अगर साइटोसोल नहीं है तो साइटोप्लाज्म चलेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लोकेशन क्या है बेटा? बोलो। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ग्लाइकोलिसिस हो गया साइटोप्लाज्म में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बनता है वो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वहां बनता है। दैट मीन्स कि फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। फर्स्ट हो गया सेकंड। जो बी है उस बी का क्या हो गया? 1। तो देखो यहाँ पे ए का 2, बी का 1, सी का जो होगा दैट इज सी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से 4, और जो है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, डी का 3, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है दैट विल बी द आंसर। इसमें सीधे मैच कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, देखो कि द कॉन्टिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम वाया क्रेब्स साइकिल रिक्वायर्स। भाई क्रेब्स साइकिल के लगातार चलते रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी? तो जरा आप देखो क्रेब्स साइकिल को फिर से एक बार, तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा कि क्या कह रहा है कि ये क्रेब्स साइकिल हमेशा चलता रहे, यानी कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन इसका होता रहे ये साइक्लिक मैनर में। तो इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी? ये कॉन्टिन्यूअस तब चलता रहेगा जब इसमें कॉन्टिन्यूअस एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता रहेगा और लगातार ऑक्जेलोएस्टिक एसिड की अवेलेबिलिटी होगी। अगर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड अवेलेबल होगा तभी इसको क्या करेगा? कंडेंस करेगा। दैट मीन्स कि साइकिल में इसका रीजनरेट होना बहुत जरूरी है। अगर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का रिप्लेनिशमेंट नहीं होता है, इसका जो है कि फॉर्मेशन नहीं होता है, तो फर्दर ये ऑक्जेलोएस्टिक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम को कंडेंस नहीं करेगा, तो इसका रीजनरेशन बेहद जरूरी है। दूसरा, अब ये सिट्रिक एसिड आगे ऑक्सीडाइज होगा कई स्टेप में, तो ऑक्सीडेशन तभी होगा ना जब यहां पे ऑक्सीडेंट लगेगा, और ऑक्सीडेंट कौन होगा? NAD। दैट मीन्स कि सिट्रिक एसिड आगे ऑक्सीडाइज होके फर्दर ऑक्जेलोएस्टिक एसिड को रीजनरेट करे। इसके लिए जरूरी है कि यहां पे जगह जगह ऑक्सीडेंट्स मौजूद हों, और वो ऑक्सीडेंट्स जो होंगे वो कौन से होंगे? NAD और FAD। अगर NAD और FAD रिप्लेनिश नहीं होंगे तो वो खुद रिड्यूस नहीं होंगे और बदले में इन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि इस साइकिल के कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन के लिए दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। एक तो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड का लगातार रिप्लेनिश होते रहना, लगातार बनते रहना, और दूसरा NAD और FAD का लगातार रीजनरेट होते रहना। अगर ये नहीं होगा तो ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली नहीं चलेगी, ये साइकिल रुक जाएगी। तो ऑप्शन में देखो, कॉन्टिन्यूड रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, यस। दूसरा, रीजनरेशन ऑफ NAD, यस, दोनों चाहिए। अच्छा, यहाँ पे GTP ATP की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे तो GTP प्रोड्यूस होती है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, यानी बोथ 1 and 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बड़े यहाँ पे ETS के कॉम्प्लेक्सेस हैं, और इन कॉम्प्लेक्सेस को 5 कॉम्प्लेक्सेस ETS में होते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस को मैच करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं ETS को देख के। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1, 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 है, तो इस कॉम्प्लेक्स 1 हो गया NADH डिहाइड्रोजिनेज, इसको मैच कर दिया आपने। दूसरा,
कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो है कौन सा, साइटोक्रोम B C1, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, तो कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, NADH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स 2 है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 है। और कॉम्प्लेक्स 5 है, दैट इज कॉल्ड एज ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5। ये टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो यहां पे हम मैच कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कॉम्प्लेक्स 1 का क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स 1 हो गया NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो क्या हो गया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 3 हो गया साइटोक्रोम BC1। और कॉम्प्लेक्स 4 हो गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स 5 जो है ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5। अब यहां पे हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन में देखो तो A के साथ 2, B के साथ दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स 2 1, तो A2 B1। अब C का क्या हो गया, तो C कॉम्प्लेक्स 3 हो गया 4। देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। D क्या हो गया, D हो गया बेटा 5। और E क्या हो गया, E तो 3। तो आपके पास हो गया ऑप्शन फर्स्ट। यानी इन कॉम्प्लेक्सेस को आप देख सकते हैं, ये 5 कॉम्प्लेक्सेस है। अब थोड़ा सा इन कॉम्प्लेक्सेस को ध्यान से हम फिर से एक बार देखें कि ये जो 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस पूरी तरह सीरीज में नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 नहीं है। इनका सीक्वेंस क्या होता है, 1 3 2 4 और 5। अब इन कॉम्प्लेक्सेस में से 3 कॉम्प्लेक्सेस जो है, ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस ये रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 है, यानी 1 3 2, ये तीनों रिडक्टेज कॉम्प्लेक्सेस हैं। ओनली ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्सेस साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है। और ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्प्लेक्स ATP की सिंथेसिस करता है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है FO पार्टिकल और एक होता है F1 पार्टिकल। FO, जब आप कहते हैं ना FO, तो आप कहते हैं नहीं नहीं ये F0 होना चाहिए, नहीं, ये चलो F0 कहते हैं, आप भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिस शुड बी टर्म्ड एज FO बिकॉज ये पोर्शन जो होता है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव होता है। ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक यहाँ पे एक्ट करती है और अनकपलर का काम करती है। अगर ओलिगोमाइसिन यहाँ पे आकर के ब्लॉक कर दिया इसको, तो प्रोटॉन इधर से इधर पास नहीं करने देगा, और जो ATP सिंथेसिस और इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको अनकपल कर देगा, इसलिए इसको अनकपलर कहते हैं। उसी के नाम पे इसका नाम FO पार्टिकल होता है। समझो बात को। अब यहाँ पे मेरे बात समझो कि यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्सेस रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स हो गए, एक ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स हो गया, एक ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जिसके 2 पोर्शन। FO जो इंबेडेड होता है मेम्ब्रेन में, F1 जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है मैट्रिक्स में। और यही F1 जो होता है वो क्या करता है, ये कपलिंग फैक्टर होता है जो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करता है, ATP में कन्वर्ट करता है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स 5th का कौन सा पार्ट ATP की सिंथेसिस करेगा, तो वो करेगा F1 जो कि एक्सपोज होता है कहां पे, मैट्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। अब आप जरा 30 सेकेंड लगाओ और इन सारे ऑप्शंस को एक बार देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं 1 by 1। ETS का बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलो अब आ जाओ। अब इसी क्वेश्चन में को देखें हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक एक स्टेटमेंट देखिए। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज, ये तो ठीक है। आप देखो कि ये ETS है। अब इस ETS में यहां पे ऑक्सीजन, लिसन, यहां पे ऑक्सीजन का रोल है। ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में बिल्कुल एंड में यूज होता है, बिल्कुल एंड में यूज होता है, समझना बात को। और एनसीईआरटी कहती है कि ऑल्दो एरोबिक रेस्पिरेशन नीड ऑक्सीजन बट स्टिल रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। ऑक्सीजन का रोल एकदम लास्ट में है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, पर फिर भी इसका रोल बिल्कुल एंड में है। पर ये एंड में यूज तो होता है,
पर ये पूरे रेस्पिरेटरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है जरा सोचो। होता क्या है कि ये जो NaDH2 है, जब NaDH2 ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज होगा। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे आया और जो है कि इलेक्ट्रॉन आकर के कहां पे चला गया, ये चला गया किसके पास, ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन ने क्या लिया, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इधर से लेकर के क्या हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया और क्या बन गया, H2O बन गया। इसका मतलब कि इस NaDH2 से जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है उस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। अगर ये NaDH2 के ऑक्सीडेशन से रिलीज हुआ हाइड्रोजन इस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और जब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या हो जाएगा, सीज कर जाएगा। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है इसका रोल तो बिल्कुल एंड में, एकदम एंड में इसका रोल है, एकदम लास्ट में इसका रोल है, लेकिन ये पूरे रेस्पिरेटरी प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये NaDH2 या FADH2 जो ATP इक्विवेलेंट्स है, जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स है, NaDH2 और FADH2, इनसे, इनके ऑक्सीडेशन से रिलीज हुए हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, वाटर बना करके ये रिमूव कर रहा है इस सिस्टम से, पूरे सिस्टम से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। आप ऐसे समझो कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका, इसकी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो में यूज हो गई और उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ और उससे ATP बन गई, लेकिन जो वेस्ट निकला हाइड्रोजन, उस वेस्ट को रिमूव कौन कर रहा है, बोलो, उस वेस्ट को रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन बाय फॉर्मिंग वाटर। अगर ये ना होता तो ये ऑक्सीडेशन से रिलीज हुआ वेस्ट, दैट मींस कि हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता और पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या हो जाता, ब्लॉक हो जाता। इसका मतलब ये हीरो बिल्कुल एंड में आया, लेकिन पूरे इस फिल्म को रेगुलेट कौन कर रहा, किसके नाम से ये फिल्म चल रही है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन के नाम से चल रही है। यहां पे साफ साफ देखो कि एक NaDH2 या एक FADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो हाफ O2 यूज होता है, और हाफ O2 यूज होता है तो क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। यानी एक NaDH2 या FADH2 के ऑक्सीडेशन के लिए हाफ O2 यूज होगा, एक वाटर रिलीज होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में टोटल 10 मॉलिक्यूल NaDH2 और टोटल 2 मॉलिक्यूल FADH2 के बनते हैं, और 10 NaDH2 और 2 FADH2, दैट मींस कि 12 ATP इक्विवेलेंट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए टोटल ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा, 6 ऑक्सीजन चाहिए होगा। इसलिए रिएक्शन में क्या लिखते हैं, इसलिए रिएक्शन देखो तो उस रिएक्शन में क्या लिखते हैं, C6H12O6 प्लस क्या होता है 6O2, और क्या बन जाता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, और प्लस क्या हो जाता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसीलिए 6O2 जो है कि रेस्पिरेशन के रिएक्शन में 6O2 क्या होता है, यूटिलाइज होता है। और इस चीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस से। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए के साथ साथ जो है कि 6O2 प्रोड्यूस भी होता है, यानी 6CO2 प्लस 12H2O फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखो, 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल्स टू क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2। यानी नेचर को पता है कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए टोटल कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो एक ग्लूकोज सब देती है नेचर फोटोसिंथेसिस में, तो साथ ही साथ जो है कि 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को भी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे जो है कि यूटिलाइज होता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज एकदम सही है, बिल्कुल ठीक है। In ETC, electron transport chain, one molecule of NaDH2 gives rise to 2 ATP and 1 FADH2 gives rise to 3 ATP। अब यहां पे इस स्टेटमेंट को देखो, क्या होता है कि इस ETS में 2 रूट्स हैं ATP इक्विवेलेंट्स के ऑक्सीडेशन के, एक है रूट 1, और ये जो रूट 1 है इससे NaDH2 अपना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर एंटर कराता है, और दूसरा रूट सेकंड, इस रूट सेकंड से FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। अब देखो कि जब रूट फर्स्ट से कोई इक्विवेलेंट अपना इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो इसके रास्ते में टोटल 10 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब इसके थ्रू 4 प्रोटॉन पास करते हैं, पहले 2 प्रोटॉन एनसीईआरटी दिखाती थी, अब नई एनसीईआरटी में 4 प्रोटॉन्स आ गए नई एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देखोगे। तो टोटल इसके थ्रू जब जैसे ही 4 प्रोटॉन्स पास करते हैं तो एक एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो यहां से अगर कोई
ऑक्सीजन तक जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके रास्ते में टोटल कितने प्रोटॉन पास कर रहे हैं? 10। अब 10 से तो कितना एटीपी बनेगा? 2.5 एटीपी बनेगा, पर 2.5 एटीपी जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए जो है कि राउंड फिगर क्या लेते हैं? 3 एटीपी। दैट मीन्स कि NaDH2 जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो टोटल 3 एटीपी की सिंथेसिस होगी, पर FADH2 जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो सिर्फ 6 प्रोटॉन पास करेंगे, तो इससे जो एटीपी बनेगी वो कितनी एटीपी बनेगी? 2 एटीपी। दैट मीन्स कि number of ATP produced by reduced coenzyme or number of ATP depends on the nature of reduced coenzyme which get oxidized in ETS. अगर NaDH2 ऑक्सीडाइज होगा तो it will produce 3 ATP, FADH2 ऑक्सीडाइज होगा तो it will produce 2 ATP। तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा कि एक NaDH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATP प्रोड्यूस होता है, ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। एक NaDH2 से 3 ATP, FADH2 से 2 ATP, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, ATP सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स 4, क्लियर है? आपने अभी देखा कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू जो है कि ATP की सिंथेसिस होती है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन आगे पास करता है तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और यही प्रोटॉन इधर से क्या होते हैं? पास करते हैं और कहाँ जाते हैं? मैट्रिक्स में ATP की सिंथेसिस होती है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज, देखो फास्फोरिलेशन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम सबस्ट्रेट और एनी मॉलिक्यूल टू ADP, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिलेशन। अगर सबस्ट्रेट से डायरेक्टली फॉस्फोरिलेशन, डायरेक्टली अगर फॉस्फेट ट्रांसफर होता है ADP को तो वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होगा। पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि इस फॉस्फोरिलेशन में ATP की जो सिंथेसिस होती है वो NaDH2 या FADH2 के ऑक्सीडेशन से होती है। जैसे होता है क्या कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन से ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में जगह जगह पे ATP इक्विवेलेंट्स बनते हैं। अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 2 NaDH2, लिसन, 2 NaDH2 बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, 2 NaDH2 का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे? 2 NaDH2 बनता है लिंक रिएक्शन पे, और 6 NaDH2 बनता है क्रेब्स साइकिल में, 6 NaDH2 क्रेब्स साइकिल में। अच्छा जी, अब 2 FADH2 जो है कहाँ पे बनता है? 2 FADH2 बनता है क्रेब्स साइकिल में। इसका मतलब टोटल ATP इक्विवेलेंट्स जो बन गए वो कितने बन गए? 10 NaDH2 और 2 FADH2। अब NaDH2 और FADH2 जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, ATP इक्विवेलेंट्स हैं, इनका फर्दर फेट क्या होता है? तो जो NaDH2 है अगर देखें तो NaDH2 का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, जैसे NaDH+H पॉजिटिव। अब ये ऑक्सीडाइज होगा, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा? लिसन, ये NAD बनाएगा और NAD प्लस और प्लस क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H पॉजिटिव बनेगा। ओके जी, अब ये NaDH2 ऑक्सीडाइज तब होगा जब इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कोई होगा। तो कौन है जो NaDH2 या FADH2 से रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा रेस्पिरेशन में? तो आपको पता है वो कौन है? ऑक्सीजन है। अब होगा क्या कि जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकला, ये चला गया, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस, और क्या प्लस क्या होगा? हाफ O2, और हाफ O2 क्या करेगा? O2 खुद रिड्यूस होगा और क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। लिसन, अब इसके ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और H2O बन रहा है। इसके ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुआ? वो कन्वर्ट हुआ वाटर में। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक डायरेक्टली नहीं जा पाता, वो इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जाता है, और उस डाउनहिल इलेक्ट्रॉन फ्लो से जो एनर्जी रिलीज होती है ETS में, उसी एनर्जी से क्या बनती है? ATP बनती है। क्या बनती है? ATP बनती है। अब बात को समझना कि जो ATP बन रहा है वो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मिलने से बन रहा है। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट
फॉस्फेट को जोड़ता कौन है? वो प्रोटॉन ग्रेडियंट से रिलीज हुई एनर्जी के वजह से एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों जुड़ते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है NaDH2 या FADH2 के ऑक्सीडेशन की वजह से। लिसन, मींस कि इसके ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, उस इलेक्ट्रॉन के डाउनहिल चलने से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से एटीपी की सिंथेसिस होती है। एटीपी सिंथेसाइज होने को फास्फोरिलेशन बोलते हैं। और अगर ये फास्फोरिलेशन NaDH2 के ऑक्सीडेशन से होगा तो उस फास्फोरिलेशन को हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। अब इस क्वेश्चन में सीधे आप आ जाओ कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज formation of ATP by transfer of phosphate group from a substrate to ADP। नहीं, ये जो है ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, तो ये तो आंसर हुआ नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, नहीं ये भी नहीं होगा। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एटीपी, ये भी नहीं होगा। तो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। और वो सबस्ट्रेट है कौन जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा? वो सबस्ट्रेट है NaDH2 और FADH2। सो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। अब सीधे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। असर्शन रीजन है कि ड्यूरिंग ETS द मेटाबॉलिक वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये असर्शन गलत है। देखो, जो मेटाबॉलिक वाटर बनता है वो वाटर बनता है मैट्रिक्स में, मेटाबॉलिक वाटर मैट्रिक्स में बनता है। जो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है उसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, पर मेटाबॉलिक वाटर जो बनता है वो बनता है कहाँ पे? मैट्रिक्स में। तो असर्शन इज false. A metabolic water is formed due to the oxidation of reduced coenzyme like NADH and FADH2। ये सही है, यानी मेटाबॉलिक वाटर जो बनता है वो ऑक्सीडेशन से बनता है। जब रिड्यूस्ड कोएंजाइम, ये देखो रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH2 है क्या? यहाँ पे अगर हम लिखते हैं NADH2, बेटा NADH2 है क्या? NAD प्लस का रिड्यूस फॉर्म है, तो NAD का जब रिडक्शन होता है NADH2 बनता है, और फर्दर जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो उस ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, अभी देखा हमने, उसके डाउनहिल मूवमेंट से क्या होगा? एटीपी की सिंथेसिस होती है, और वही इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जाकर के ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है और क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो इसका मतलब मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन जो है इसके ऑक्सीडेशन से होता है। तो रीजन तो सही है पर असर्शन इज फॉल्स, असर्शन रॉन्ग है। चलो सफर पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखो कि ये बहुत सिंपल एकदम फैक्ट है, इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी ने दिया भी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर हम समझे तो बात समझ में आएगी। एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का फेट क्या होता है सेल में, अगर हम देखें तो ग्लूकोज सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन शुरू होगा तो कैसे शुरू होगा कि सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। आप पूरी सिनॉप्सिस यहाँ पे इस चैप्टर की आपके पास आ जाएगी शॉर्ट टर्म में, देखना कि ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। अब ये पायरुविक एसिड जो है, इस पायरुविक एसिड का फर्दर फेट डिपेंड करेगा दो बात पे, एक तो एनर्जी रिक्वायरमेंट पे और दूसरा ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे। अगर मान लो कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सेल को ज्यादा हुई और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यही पायरुविक एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे पायरुविक एसिड का क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में, वहां पे इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, और एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या बने, किस में जाएगा? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल से कहां पे जाएगा? बोलो ETS में जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसको हम कहेंगे एरोबिक ब्रेकडाउन। क्या बोलेंगे इसको? एरोबिक ब्रेकडाउन। और अगर मान लो कि ऑक्सीजन सेल में नहीं हुआ और सेल को एनर्जी की जरूरत कम है, तो यही पायरुविक एसिड जो होगा वो फर्मेंटेशन के कोर्स में जाएगा। और फर्मेंटेशन जो है वो दो तरह का होगा, एक फर्मेंटेशन होगा जिसको हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन,
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा फर्मेंटेशन जो होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जो पायरुविक एसिड है, अब इस पायरुविक एसिड का 3 फेट हो सकता है। क्या क्या फेट हो सकता है? इसका फेट हो सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर हम पूरी बात यहां पे समझें तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, एंड ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन बिटवीन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस कॉमन है। दोनों रेस्पिरेशन में कॉमन मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा है? पायरुविक एसिड है। तो ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन पाथवे एंड पायरुविक एसिड इज कॉमन कंपाउंड बिटवीन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। और पायरुविक एसिड के 3 फेट हो सकते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अच्छा, अब पायरुविक एसिड अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और H2O प्लस क्या बनेगा? CO2 बनेगा। मतलब यहीं पे सवाल पूछता है कि अगर पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो वो कौन सा फेट होगा पायरुविक एसिड का? ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। पर अगर सिर्फ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो वो लैक्टिक एसिड क्या होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पर अगर CO2 और इथेनॉल बनाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब यहां पे बात क्या समझनी है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो पायरुविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, मींस कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो सारे के सारे कार्बन बॉन्ड टूटेंगे, और जब सारे के सारे कार्बन बॉन्ड टूटेंगे तो इस पाथवे में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। और इसमें होती कितनी एनर्जी रिलीज अगर देखो तो इसमें गेन जो होता है 38 ATP का या 36 ATP का गेन होता है। हम मोस्ट एक्यूरेटली क्या लेके चलते? 38 ATP का गेन होता है। लेकिन जब यही ग्लूकोज पार्शियली टूटता है, फर्मेंटेशन के कोर्स में जाता है, तो यहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और अगर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो यहां पे सिर्फ 2 ATP की सिंथेसिस होगी। कितने ATP की? 2 ATP। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा एफिशिएंसी किस रेस्पिरेशन की होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन की होगी। पर एनारोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी क्या होती है? कम होती है। और एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर कट ये फैक्ट लिखी है कि इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लेस देन 7% energy of glucose is released, and not all the energy get converted into bond of phosphate bond, that is ATP। मीन्स कि लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है, और उसमें भी सारी की सारी एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड में ट्रैप नहीं होती। तो ये दोनों पॉइंट दे करके क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि ऑल एनर्जी रिलीज इन फर्मेंटेशन गेट ट्रैप्ड इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, ये गलत हो जाएगा। यानी लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होती है और उसमें से भी सारी की सारी एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड में ट्रैप नहीं होती है। तो आंसर विल बी 4। क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डिस्कस किए। हमने कोशिश करी कि इन क्वेश्चंस के थ्रू जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, रिलेटेड एनसीईआरटी की लाइंस हैं, वो फास्ट ट्रैक आपके पास आ जाएं। और आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि आगे इस तरह के और वीडियोस आपको दिए जाए। सीरीज़ में आप बढ़ते जाएंगे, और इस तरह से जो है कि हमारी जो सीरीज़ है उसमें हर टॉपिक से ऐसे डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो है कि वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।